नमस्ते, मैं सदफ लेकर आ गई हूँ शक्ति संवाद का अपना अगला एपिसोड। और आज हमारे साथ हैं समाज सेविका व हमारी इंदिरा फेलो आयशा असलम खान। आयशा जी आज धारावी की आवाज के नाम से जानी जानी जा रही हैं और आज वो धारावी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने में जोर तोड़ से लगी हुई है। तो आयशा जी, आपका हमारे शक्ति संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, आयशा जी, मैं सबसे पहले तो आपको और हमारे ऑडियंस के लिए भी ये बता देना चाहती हूँ कि आज हमारी शक्ति संवाद में बहुत अलग अलग लोग जुड़ते हैं। कई सारे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, शहरों के लोग होते हैं और भाषाओं के लोग होते हैं। तो कई बार उन्हें छोटी या कई बार उन्हें अलग जगह की चीजें नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहती हूँ कि आखिर ये धारावी है क्या और ये कहाँ है। देखिए, धारावी मुंबई में है और मुंबई के एकदम सेंटर बीचों बीच है ये। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर धारावी। धारावी तो इतनी फेमस हुई कि इसकी पहचान बताने की अभी जरूरत ही नहीं है। कोरोना में जो काम धारावी ने किया वो पैटर्न पूरी दुनिया ने किया, रिपीट किया कोरोना काल का। कि लोगों में ये उस वक्त डर हुआ कि इतनी ये मतलब इतना बड़ा स्लम एरिया है, अगर इसमें जो पहला पाया गया कोरोना पीड़ित, तो ये तो तुरंत फैल जाएगा और क्या किया जाएगा, कैसे कवर किया जाएगा। लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने इतना अच्छा काम किया कि इस धारावी के अंदर ना इतने पेशेंट बने, ना इतनी कोरोना से ज्यादा डेथ हुई किसी की। बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। वो ही वक्त था जो कोरोना के टाइम पे धारावी को इतना मतलब पब्लिसिटी मिल गई कि ये देखिए धारावी में इतने स्लम एरिया में कितने सिस्टमैटिकली कोरोना को इन्होंने कवर किया, हैंडल किया है और लोगों को इससे बचाए रखा है, अपनी जिंदगी चलाए रखी। और धारावी की सब में बड़ी पहचान एक मिनी इंडिया के तौर पे की जाती है। ये मिनी इंडिया क्यों है? क्योंकि धारावी में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से बाशिंदे आते हैं और बसते हैं और अपने रोजगार को शुरू करते हैं। लोग दिल्ली जाते हैं, साउथ में जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कमर्शियल हब बोल के जो नगरी है, सूरत चले जाते हैं और गुजरात में जाके काम ढूंढते हैं। लेकिन जो धारावी में आता है तो उसको हर क्षेत्र का, हर हर राज्य का काम यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जूते बनाना, यहाँ पर मटके बनाना, पॉटरी इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, और हम फैब्रिक की बात करेंगे तो कॉटन कपड़े जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम किया जाता है। एक तरफ यहाँ पर रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है काम। तो ले दे करके ये एक मिनी इंडिया इसलिए कहलाई जा रही क्योंकि हर क्षेत्र, हर राज्य के लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं। ये धारावी की सब में बड़ी पहचान है। जैसा कि मैंने देखा कि आप लगातार धारावी बचाओ आंदोलन चला रही हैं। ये आंदोलन है क्या और ये किस लिए चलाया जा रहा है? देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन जो है ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं आंदोलन चला नहीं रही हूँ, मैं अपनी मांग मांग रही हूँ। मैं धारावी कर हूँ, धारावी की रहीवासी हूँ। तो मैं जब मेरे घर से मुझे बोला जा रहा है कि आपको रीडेवलपमेंट धारावी का किया जाएगा, तो मेरा एक ही सवाल है कि रीडेवलपमेंट धारावी का धारावी के लोगों के लिए किया जाए। तो मेरा घर अगर आप ले रहे हैं तो मुझे आप बताइए ना कि मुझे आप घर कहाँ दे रहे हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं हम रीडेवलप करेंगे, तो रीडेवलप करने के बाद धारावी को हमको कहाँ पर बसाया जाएगा, हमारे लिए क्या जगह है, कौन सी जगह पे आप हमें रखेंगे। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा। और आखिरी मुद्दा भी मेरा यही है कि हमें धारावी में ही घर दिया जाए, बस यही है मेरी एक मांग। हमसे पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को बिना पूछे सरकार ने जो जीआर निकाल दिया, वो जीआर जो है वो धारावी के लोगों का घर लेने के बाद में यहाँ ग्राउंड प्लस 1 2 3 इस तरीके से घर बने हैं। तो नीचे जो रहते हैं उनको कहाँ घर देंगे, ऊपर जो रहते हैं उनको क्या देंगे? तो उनको किराए का मकान आप देंगे। एक 2 मंजिला मकान में पिता पुत्र दोनों रह रहे हैं। पिता नीचे है, पुत्र अपनी फैमिली लेके ऊपर है, सपोज इस तरीके से है। तो वो बेटे को कहाँ बसाइएगा आप? अगर वो उसे रेंट पे आप भेजेंगे तो वो किराया किस प्रकार से भरा जाएगा, उसके वो निर्णय कौन लेगा? ये सारा कुछ जो है जीआर में
जिस तरीके से उन्होंने व्याख्यान किया है कि इसका किराया जो है रीडेवलपमेंट का जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी करेगी डिसाइड, मालिकाना हक कंपनी के होंगे। तो मैं अपना मकान देने के बाद में या कोई धारावी का बंदा अपना मकान देने के बाद में क्यों जाएगा किराए के मकान में? ये इस बात पे मेरा आंदोलन है। हम धारावी वासियों को आप रीडेवलप करके यही दीजिए ना, क्यों दूसरी जगह आपको भेजना है हमें? जी। मैं आपने रीडेवलपमेंट की बात कही, तो ये रीडेवलपमेंट कर रहा कौन रहा है? क्या ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, या फिर हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हो रहा है? रीडेवलपमेंट करना तो चाहिए राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने, जैसा कि सभी को पता है कि टेंडर निकाला गया और वो टेंडर एक अदानी कंपनी जो है उनको दिया गया, तो ये उस कंपनी को चला गया टेंडर, और वो रीडेवलपमेंट का सारा कुछ अथॉरिटी उनके पास चला गया। डीआरपी बनाई गई धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के तहत में उनके पास में सिर्फ देखिए, हाँ, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो राज्य सरकार और वो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों इक्वली पार्टनर होना चाहिए, जबकि इसमें राज्य सरकार 80% होनी चाहिए, कंपनी 20% होनी चाहिए। अगर रीडेवलपमेंट कराना है तो डेवलपमेंट जो क्लस्टर डेवलपमेंट कहा जाएगा इसको, तो ये जो है ये इंसेटिव डेवलपमेंट है। इंसेटिव डेवलपमेंट यानी धारावी के लोगों का धारावी में ही होना चाहिए। तो ये सारा कुछ इन्होंने जो कंपनी को दिया, कंपनी तो ऐसी कोई भी बात को अग्री नहीं कर रही है, कंपनी कह रही है कि मालिकाना हक उसके होंगे, वो जहां रखेगी वहां रहना है हमको, उसके नियमावली के अनुसार चलना है। तो कराना तो राज्य सरकार को चाहिए, लेकिन वो जा रहा है उसको जिसको इन्होंने टेंडर दे दिया, वो अदानी कंपनी है। जी। आपने लगातार अपनी बात में जीआर की बात कर रही हो, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जीआर के बारे में जानना चाहूंगी, और वहीं मेरा अगला सवाल ये भी रहेगा उससे रिलेटेड कि जो जीआर सर्वे हो रहा है वो किस तरीके का सर्वे है, और उसकी जो पोल खुलने की लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, उस पर क्या है, मतलब वो है क्या एक्चुअली? देखिए, जीआर जो है गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही निकालना चाहिए था, जब वो उन्होंने टेंडर सो कॉल कंपनी को दिया। उस कंपनी को जब उन्होंने दिया तो उसी वक्त उन्होंने जीआर भी बनाया, लेकिन ये जीआर बिल्कुल जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं उस समय पे इन्होंने ओपन किया है, यानी कि 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। वो ये जीआर के अंदर कंपनी को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है, यानी राज्य सरकार का 20% का हिस्सा है सिर्फ। महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो है उनका 20% का हिस्सा, 80% मालिकाना कंपनी के हैं, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया। तो ये जीआर मिलने के बाद तो हमको पता चला कि हम किसी भी अपने घर में किसी भी प्राणी पक्षी को नहीं पाल सकते। हमारे घर के मालिकाना हक जो है वो कंपनी के लोगों के होंगे, किराया वसूला जाएगा, किराए के मकान दिए जाएंगे, और दूसरी बात, वो जब चाहेंगे तब हमें निकाल देंगे उस मकान से। अगर उन्हें कुछ भी गलत लगेगा कि भाई इस घर में एक सपोज अगर हमने खिड़की का स्ट्रक्चर बदल लिया है तो उसके लिए भी हमको उनसे परमिशन लेनी होगी। अगर मुझे एक खीरा भी लगाना है तो मुझे परमिशन उनसे लेनी होगी, और अगर उन्होंने परमिशन ना दी या हमारी उनसे नहीं बनी तो वो हमें जब चाहे तब उस घर से बाहर कर देंगे, और हम उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस जीआर के अंतर्गत, ये मराठी में बोला गया है, शायद आप मराठी समझ सके, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है, इसके लिए मैं आपको ये जिस भाषा में जीआर है मैं उसी भाषा में आपको बताना चाहती हूँ। चांगला हेतूने केलेला कारवाईला संरक्षण, यानी अच्छी सोच से की जाने वाली कार्रवाई को एक संरक्षण यानी एक सिक्योरिटी दी गई है। किसके थ्रू? राज्य सरकार के जीआर के थ्रू। ये किसको दी गई है? कंपनी वालों को, जो कंपनी का रिडेवलपमेंट करेंगे। या योजनेअंतर्गत चांगल्या हेतूने केलेल्या किंवा करणाऱ्या, इस योजना के अंतर्गत जो धारावी रीडेवलपमेंट का योजना है, अब ये योजना इनकी क्या है, ये जीआर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। धारावीतील अपात्र झोपडी धारकांसाठी परवडणारी भाडे तत्वावरी घरे देण्याच्या योजनेबाबत, यानी कि इन्होंने जीआर निकाला है धारावी के अपात्र लोग। अपात्र लोग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी धारावी आते हैं तो वो कहते हैं भरी सभा में कि धारावी के रहने वाले सभी पात्र हैं, यहाँ जिसके मकान है वो सभी पात्र हैं। फिर ये अपात्र का शब्द आप कहाँ से लेके आते हैं? आप शब्दों से क्यों खेल रहे हैं धारावी वालों के साथ? आप अगर अपात्र घोषित करेंगे और अपात्र लोगों को आप किराए पे मकान लेके जाके देंगे
और किराया तय करेगी कंपनी, मौजूदा कंपनी। डिसाइड सब कुछ कंपनी के हाथ में रहेगा, क्योंकि ओनर कंपनी होगी। वो कभी भी हमको निकाल सकते हैं। और उसके बाद में इस कार्रवाई के ऊपर, ये जो योजना, इसको जब लाभान्वित किया जाएगा, तो उस पर चांगला है तो नहीं, यानी अच्छी अच्छी हम कहते हैं ना, अच्छी दिशा में अगर हम कोई काम करें, हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छी संकल्पना लेकर जो काम कर रहे हैं, उससे करने वाले धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प याद्वारे अधिकृत केलेला कोणताही व्यक्ती द्वारा इस कंपनी के लोगों द्वारा, कंपनी जो इस टेंडर के अंदर, इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट के, बस झोपड़ा तोड़ के मकान किराए का देना, उसमें बसाना, उस मल्की मिल्कत व्यवस्थापन कंपनी सर, उस कंपनी के अलावा, उसमें काम करने वालों के अलावा, उनके ऊपर कोई भी कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही। यानी कि उसके ऊपर हम कोई भी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं इसमें? आप इसे पढ़ने के बाद हमको ये लग रहा है कि धारावी वासियों को मौलिक अधिकार भी उनके छीने जा रहे हैं कि वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी वाले ने जो डिसाइड कर दिया वो कर दिया। क्या हमारे संविधान में इस चीज की परमिशन है कि आप किसी के मौलिक अधिकार छीन लें? अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो दर्द पे आवाज नहीं उठाए, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय पे आवाज ना उठाए। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये मकान में भेजा जाएगा धारावीकरों को, या किसी जेल में भेजा जाएगा जहां उनको आवाज शिकायत भी नहीं करनी है। ये मेरे प्रश्न है। और मेरा सीधा साधा सवाल है कि धारावी वासियों को आप धारावी में घर दे दीजिए। ये जीआर आपने अपात्र लोगों के लिए निकाला है, आप पात्र लोगों के लिए कब जीआर निकाल रहे हो वो भी बताओ, और कौन पात्र है वो भी बताइए, कौन अपात्र है वो भी बताइए। और यहाँ आकर आप भाषण जब देते हैं धारावी में कि सभी को मकान दिया जाएगा, तो फिर ये अपात्र कौन है, किसके लिए ये निकाला गया है? कैबिनेट मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में भी यही कहा गया कि 7 लाख लोगों को धारावी के बाहर किया जाएगा। 7 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या की एक गिनती है। तो आप ये बताइए, इतने लोगों को आप कहाँ लेके जाएंगे? और टोटल कितने क्यों लोग, लेके मतलब जाएंगे आप? कितने लोग अभी धारावी में रह रहे हैं? देखिए, इसका डाटा तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये सारा डाटा जो है ये यहाँ के गवर्नमेंट के पास में है, यहाँ के जो महाड़ा है, बीएमसी है, उनके पास है। क्या लगता है आपको कि आप 20 लाख के आसपास तो मुझे लगता है जरूर होंगे यहाँ पर लोग, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरे को ये क्लियर नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बस्ती है, और मैं एक धारावी करूं, कोई मैं सरकारी इंसान नहीं हूँ जिसके पास डाटा मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास में जीआर है। हाँ, अनुमान की हाँ, स्थिति में नहीं, अनुमान के हिसाब से तो बहुत है यहाँ पर, कई 550 एकड़ की धारावी है। अब आप सोच लीजिए कि इतने बड़े क्षेत्र में स्लम भी है, सोसाइटीज भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, तो उतने एरिया में कितने लाखों लोग रहते होंगे। अगर 7 लाख लोगों को अपात्र किया गया, तो सोचिए ना आप ही कि कितने लाख होंगे यहाँ पर। आप एक अनुमान लगाइए, डबल तो होंगे उसके। बिल्कुल बिल्कुल जी, आयशा जी, मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वर्तमान में भी अभी ये सर्वे और इस चीज का काम आगे बढ़ाया जा रहा है? वर्तमान में मैं जहां तक, जिस जगह पे मैंने देखा, मैंने वहां रोकने की कोशिश की, और जब ये जीआर ओपन किया है, लोगों को बताया कि भाई ये जीआर, ये देखिए ये क्या चल रहा है, इस जीआर को पढ़िए, और जनता क्या चाहती है, जनता के सामने वो सवाल रखिए। तो जनता ने यही जवाब दिया कि इस जीआर के हिसाब से तो हम सर्वे नहीं करने देना चाहते हैं। बाकी वो छुप छुपा के सर्वे कर रहे हैं। सर्वे क्या है, एक नंबरिंग की जा रही है, नंबर नीचे के कमरे पे भी वही लगाया जा रहा है, ऊपर के मकान पे भी वही लगाया जा रहा है, 2 मंजिला है तो वहां पे भी वही लगाया जा रहा है। तो ये एक ही नंबर आप 4 जगह लगा के आप तो वो एक डाटा क्रिएट कर रहे हैं, और आप जाके दिखाएंगे वहां पर कि देखिए ये हमने इतने नंबरिंग किए, इतने मकान है। सपोज है कि आपने 3,000 मकान का दिखा दिया उनको, तो 3,000 के बदले में आपको उसकी तिगुनी आप एफएसआई ले रहे हैं। वो हमारा मसला नहीं है, एफएसआई आपको जितनी देनी है आप लो, लेकिन हम धारावी वासियों को धारावी में ही जगह, हमारा ये कहना है। आपने गवर्नमेंट से क्या टाई अप किया है हमको नहीं मालूम, हमने आपको नहीं दिया है, हमने किसी कंपनी को नहीं दिया है। हम धारावी अगर देंगे रीडेवलपमेंट के लिए तो सरकार को देंगे, और ये सरकार का जिम्मा बनता है कि धारावी के झुग्गी झोपड़ियां जो है, स्लम है, उसका पुनर्विकास सरकार करे, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है इसको जगह का।
जी। तो मतलब जो जीआर वहां से आया है, जिस तरीके की मांगे आप लोगों की है और उसके अपोजिट जो वहां पर उन्होंने मेंशन करके भेजी है, उसको लेकर क्या आप जागरूकता फैला रही हैं? जीआर को मैं हर घर बांट रही हूँ, हर बहनों तक पहुंचा रही हूँ, अपनी बहनों महिला संगठन में भी दे रही हूँ, और भाइयों जो भाई लोग मुझसे मिल रहे हैं, जो हमारे यहाँ के थोड़े बहुत कार्य करते, समाज सेवा करते, उन सबसे मिल रही हूँ। धारावी बचाओ आंदोलन का एक अलग कार्य शुरू था, तो धारावी बचाओ आंदोलन वालों के पास भी ये जीआर कॉपी भेजी गई है, वो लोगों ने भी देखी है। वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है ये गलत तरीके से हो रहा है, ये राज्य सरकार को करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जो अथॉरिटीज है, अपने जो पावर्स हैं, उसमें 80% तो उनको दे दिया, 20% में आपने सिर्फ एक अपने प्रबंधन कार्यालय को सिर्फ थोड़ा सा आप उतना ही अपने पास में मैनेज कर पाएंगे, बाकी सारी पावर तो आपने सामने वाले को दे दी है, तो आप उसमें क्या ना के बराबर है, आपके शेयर ही खत्म कर लिए आपने खुद ही। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई अपने घर के मालिक हर कोई है, मैं किसी के घर की मालकिन नहीं, लेकिन मैं अपने घर की हूँ, तो मैं जरूर मेरी आवाज तो उठाऊंगी मैं, कि मैं इस डेवलपमेंट के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये धारावी वालों के नहीं, ये बल्कि किसी व्यापारी के विशेष के लिए की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है इस जी आपको। जी। आपके यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है और उसमें भी धारावी का इस तरीके से काम लगातार सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसमें आचार संहिता का जो उल्लंघन है, कहीं ना कहीं साफ तरीके से समझ आता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर भी मैंने आवाज उठाई कि ये इलेक्शन के दौरान आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, और जनता कई जगह इसका विरोध भी कर रही है। अब एक जगह नहीं, कई जगह से आवाजें उठने लगी कि हमको नहीं करवाना है, तो कई जगह पर उनको मुंह की खानी भी पड़ रही है, वो उनको वापस से भेजा जा रहा है कि अभी आप ये मत करिए, हमको पहले अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए उसके बाद। लेकिन उनको कुछ टारगेट दिया गया है, वो अपना टारगेट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हमने तो रोक रखा है, मैंने उनसे यही कहा कि कम से कम दिवाली तो लोगों की अच्छे से हो जाने दीजिए, उसके बाद इलेक्शन आ गए हैं सर पे, अब इलेक्शन में हमको जो काम जरूरी है वो होने दीजिए, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, परेशानी का दौर है, धारावी के लोगों को परेशान किया गया है। तो इस पे कभी कोई जो ऑथराइज्ड पर्सन है वहां का रिस्पॉन्सिबल है, उनसे आप लोगों की डायरेक्ट बातचीत हुई है? सॉरी, आप किसके बारे में आप कहना चाहते, कंपनी विशिष्ट के बारे में या फिर कोई भी प्रशासनिक या जो भी अधिकारी इससे संबंधित वहां पे? प्रशासनिक लोग तो मिल प्रशासनिक लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं कोई भी, अभी उनसे मिलना भी पॉसिबल नहीं है। और ये इनके जो अधिकारी आते हैं कंपनी के, वो अधिकारी लोग आते हैं और वो कहते हैं हम हमारा काम करेंगे, आप अपना करिए। तो हमने तो जो हमारे से हो सका हमने रोकने का काम किया है, और जनता साथ देती है, तो जनता की ताकत मुझे लगता है किसी भी प्रशासन से ज्यादा बड़ी होती है। आप लोग कितने लोगों के द्वारा ये आंदोलन अभी चलाया जा रहा है? हर मोहल्ले में, हर गली में चालू है ये काम, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लस्टर का आप एक आंकड़ा नहीं ले सकते, ये इतनी ज्यादा संख्या में। और मैंने तो खुद अपने हाथों से करीबन 2 से 5 हजार प्रतियां जो है जीआर की वो बांट चुकी हूँ मैं। वो पढ़ने के बाद वो कई मोहल्लों में और बटी हुई हैं। तो हर जगह पे ये शुरुआत की गई है, और हर जगह से इसके लिए आवाज उठ रही है कि इस रीडेवलपमेंट को बंद किया जाए और इसको खत्म किया जाए। ये मुद्दा क्यों धारावी का बंद किया बहुत। जाए, क्योंकि रीडेवलपमेंट किया जाए तो सिर्फ धारावी वासियों के लिए धारावी में ही किया जाए, ना कि कहीं और किया जाए। बिल्कुल। ये मुद्दा धारावी का बहुत बड़ा मुद्दा है और हम देखें कि महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल सामने है, तो आपको क्या लगता है कि धारावी की इस माहौल का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आप देखेंगे इसमें, क्योंकि कोई नहीं चाहता, एक मामूली सी चिड़िया भी अपने घर के लिए लड़ती है, तो धारावी वासी जिन्होंने कमर तक कीचड़ में खड़े होकर के अपने घरों को पक्का करने में मेहनत की है, इस खाड़ी, ये खाड़ी और दलदली एरिया था, इस दलदल को भर के, ये कहते हैं ना कि मैनग्रोव्स वाला एरिया था, बहुत सारा पानी कीचड़ था, वहां पे लोगों ने पक्का करके मट्टी पत्थर डाल डाल के घर बनाए। वो यूं ही आसानी से किसी को चले जाने देंगे? तो वो जो सरकार उनको उनके घर देने का वायदा करती है, उनके लिए हक में खड़े होने का वायदा करती है, वो उसी को वोट देंगे।
और यहाँ का माहौल बहुत ही बदला हुआ है। जो जीआर निकलने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया, क्योंकि जीआर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाया है। यहाँ पर मुद्दा ही बदल गया इलेक्शन का। हमारा आज का मुद्दा जो है महँगाई और वो 1,500 की लाडली बहन, ये सब हमारे मुद्दे नहीं रह गए। हमारा मुद्दा हमारी छत बचाना, अपने घर, अपने वजूद को बचाना रह गया। हम धारावी करें, इस बात को अपने लिए साथ जोड़े रखना आज ज़रूरी है। हमारा मुद्दा ये है। और ये सिर्फ धारावी का नहीं है, मैं आपको बताऊं सदर जी, ये मुद्दा जो है अब पूरी मुंबई का बन चुका है। मुंबई ही नहीं, शायद मुझे लगता है देश में और भी कई जगह हो रहा है ये। तो अब ये पूरी मुंबई को निगलते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम तो धारावी में लड़ रहे हैं, देश में भी ऐसी ही आवाज उठेगी कहीं ना कहीं, जिसे तकलीफ होगी वो जरूर बोलेगा। कब तक आप सब बर्दाश्त करेंगे? मैं तब तक आवाज उठाती रहूंगी जब तक मुझे हक नहीं मिलेगा मेरा। ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आपकी जैसी महिलाएं सामने आ रही हैं और इस तरीके से अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के लोगों के संरक्षण पर आवाज उठा रही हैं। और जब महिलाएं आवाज उठाती हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो जाती है। और जैसे कि आप एक इंदिरा फेलो भी हैं और आप शक्ति अभियान का हिस्सा है, और उस अभियान के नाते आप आज इतना बड़ा मुद्दा उठा रही हैं, तो महिलाओं को लेकर और महिलाओं के स्ट्रगल और राजनीति में किए जाने वाले स्ट्रगल को लेकर आपका क्या कहना महिलाओं का तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को उचित स्थान, देखिए आज 33% जो आरक्षण की बात कही जाती है, मैं एकदम क्लियर कहती हूँ, कितनी महिलाओं को इस इलेक्शन में टिकट मिली है, कितनी महिलाएं लड़ रही हैं सीटों पर। आप जब उसका आंकड़ा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी उन महिलाओं का 1% का भी हिस्सा नहीं है। इस इलेक्शन में ही देख लीजिए आप, आधी आबादी पूरा अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन कहाँ है वो महिलाएं? तो जी जान लगा करके लड़ रही हैं कि भाई हमको हमारी जगह मिले, हमको भी कुर्सी मिले, हमको भी स्टेज पे जगह मिले, हमको भी संविधान में हिस्सा मिले, हमको भी सदन तक पहुंचने के लिए आवाज उठाने का मौका मिले। लेकिन कहाँ है वो? कहाँ मिल रहा है किसी को हिस्सा? मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं जब तक अपने लिए खुद नहीं लड़ेंगी, कोई हमें हमारे लिए प्लेट में लेके परोसने वाला नहीं है कि लो तुम्हारे लिए मैं लेकर आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ तुम्हें देने के लिए। सिर्फ महिलाओं को ये गुलाबी गैंग ना समझा जाए। महिलाओं को एक आदि शक्ति समझ करके उनको उनका हक छीन के लेना होगा, मांगना नहीं है। क्यों? मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। तो अधिकारों के लिए बहनों लड़ना पड़ता है, और लड़के आगे अपनी हिस्सेदारी कबूल करवानी पड़ती है। ठीक। है? बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने, जो कि हम देख भी रहे हैं कि काफी सारी महिलाएं आप लोगों की तरह आगे आ रही हैं राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर। जो भी बदलाव कर सकती हैं, जो भी काम कर सकती हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप जो शक्ति अभियान है और इंदिरा फेलोशिप में आपके जुड़ने का मोटिव क्या है, और आप इसको किस तरीके से लेते हैं? बहुत सिंपल सा था। इंदिरा फेलोशिप में तो उनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वो नाम ही इतना पावरफुल है जो मुझे अट्रैक्ट कर गया कि मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। इंदिरा जी को हमने बचपन में देखा था, छोटी उम्र में टीवी पे भाषण देते हुए। वो अकेली औरत एक देश के दो टुकड़े करने की हिम्मत रखती थी। वो अकेली औरत सर्वशक्तिमान देश को झुकाने की हिम्मत रखती थी। तो वो महिला है तो वो कर सकती, तो कुछ तो उनके जैसा हम भी कुछ एक एक बाल बराबर भी अगर हम कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमने भी वही सोचा कि इस नाम से क्यों ना जुड़ा जाए। शायद उस नाम से जुड़ने के बाद कुछ तो हम भी सीख जाएंगे, कुछ हमारे अंदर भी तब्दीलियां आएंगी, या हमारे अंदर जो इंदिरा छुपी है वो शायद बाहर आ पाएगी। वो निकलने के लिए एक मौका मिलेगा, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो शायद हम भी कुछ कर सकें। बस यही है। और मोटिवेशन हमारा जो है इंदिरा जी के नाम में ही छुपा है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे लिए बहुत पूजनीय नाम है। जी, मेरा बस यही रहा उनके उस नाम से जुड़ना। बिल्कुल आयशा जी, जैसे कि आपके बारे में हमने सुना भी है और आपका काम लगातार देखते भी आ रहे हैं। उसके बाद फिलहाल में आप मीडिया की सुर्खियों में हैं, धारावी को लेकर लगातार आवाज उठा रही हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप जैसी महिलाएं आज बाहर आ रही हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं, महिलाओं को हक और हिस्सेदारी दिलाने का काम कर रही हैं।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आयशा जी आज हमारे शक्ति संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और उम्मीद है कि आप धारावी के लोगों के साथ-साथ पूरे देश की महिलाओं की आवाज़ बनकर एक दिन सामने आएँगी और उन्हें उनके अधिकारों को दिला पाएँगी। थैंक यू सो मच बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे सो शक्ति। मच। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।